इंदिरा गांधी को उस समय बोला जाता था गूंगी गुड़िया। क्या है कि गूंगी गुड़िया क्या देश चलाएगी? इंदिरा गांधी के लिए पहला टफ टास्क तो ये है कि सबको साथ में लेकर चलना, सबको साथ में कंट्रोल करना। मेरी नजर में मैं मानता हूं कि अब तक की जो जिसने सबसे ज्यादा पावर की एक्सरसाइज की है, पावर का यूज किया है, उस समय की जरूरत के हिसाब से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। 65 का युद्ध तो इतना डिसाइड नहीं हो पाया, लेकिन 71 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। 92,000 सैनिक, उनके सारे सैनिक खड़े हैं, अपने हथियार रखते नीचे, घुटनों के बल बैठते हैं और सरेंडर करते हैं। उसमें नारा ये चलता था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। 1964 में वास्तव में रेस में दो लोग थे और थे प्रधानमंत्री में, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। पंडित नेहरू के बाद देश का, पंडित नेहरू जो इतना बढ़िया नेतृत्व कर रहे थे, उसके बाद लगा अब कौन आएगा देश का, देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो मोरारजी देसाई भी लिस्ट में थे, इंदिरा गांधी का नाम भी था, लाल बहादुर शास्त्री भी। लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों को सपोर्ट किया कि हाँ वो बनना चाहिए। इंदिरा गांधी ने बाद में अपना पक्ष वापस ले लिया कि अभी वो तैयार नहीं है। मोरारजी देसाई चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन बाकी जो संसद सदस्य थे, लोकसभा के या मंत्रिपरिषद के सदस्य थे, वो नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मोरारजी देसाई थोड़े अक्कड़ स्वभाव के थे, किसी की बात मानते नहीं थे, किसी की बात सुनते नहीं थे। तो लोग मंत्रियों को लगा अगर इनको बना दिया तो क्या होगा, फिर ये किसी की सुनेंगे नहीं, इसलिए इनको बनाना ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो उन्होंने नाम चूज किया कि लाल बहादुर शास्त्री है, बड़े ईमानदार छवि के, साफ छवि के नेता है। शुरू शुरू में वो भी इतने बड़े डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन जो याद किया जाता है 1965 की विजय के लिए लाल बहादुर शास्त्री को याद किया जाता है। इसलिए कई बार एक थ्योरी यही आती है कि पीछे से कुछ प्रधानमंत्री बनने के जो दावेदार थे, उन्होंने तो कुछ यहाँ पर गड़बड़ नहीं करी। ऐसे भी कोई लोग थ्योरी चलाते हैं और किसी थ्योरी को सच्चाई पता नहीं चली है। अब अगले प्रधानमंत्री, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई, अब अगले प्रधानमंत्री कौन? वापस फिर से दो दावेदार, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। इस बार तो मोरारजी देसाई अड़ गए कि इंदिरा तो उसके लिए तो छोटी बच्ची थी, उसको तो वो गूंगी गुड़िया बोलते थे। इंदिरा गांधी को उस समय बोला जाता था गूंगी गुड़िया। क्या है कि गूंगी गुड़िया क्या देश चलाएगी? और प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा मंत्रिपरिषद में, वो कैसे चुना जाएगा? किसी की बेटी होने योग्यता है या कोई और? प्रधानमंत्री बनने के लिए होता है कि जो भी उस पार्टी के सदस्य वो वोट करते हैं, वोट करने में जो चुना जाएगा वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। वापस मोरारजी देसाई अड़ गए, वोटिंग करा लो, जो इसको वोट मिलेंगे वो जीत जाएंगे। जब वोटिंग कराई तो इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिला, भारी बहुमत मतलब उन्हीं के सदस्यों में से। इंदिरा गांधी के पास बहुत ज्यादा वोट्स आए, मोरारजी देसाई को फिर वोट नहीं मिले और मोरारजी देसाई फिर वापस प्रधानमंत्री बनने से रह गए। रीजन क्या था? जो सदस्य थे उनको लगा कि इंदिरा गांधी को तो कंट्रोल किया जा सकता है, ये तो गूंगी गुड़िया है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है, मोरारजी देसाई कंट्रोल में नहीं आने वाले। लोगों ने मोरारजी देसाई को वोट नहीं किया, उनको वोट किया, इंदिरा गांधी इस तरह से देश की प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अब देखो, वो नई नई प्रधानमंत्री बने, सारे लोग उससे सीनियर है, तो सीनियर लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम भी है। तो इंदिरा गांधी के लिए पहला टफ टास्क तो ये है कि सबको साथ में लेकर चलना, सबको साथ में कंट्रोल करना। इंदिरा गांधी यहाँ से प्रधानमंत्री बन गई 1966 से लेकर। उसके बाद देखो, जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे बड़ा कार्यकाल इन्हीं का आता है, जिसको गूंगी गुड़िया बोला जाता है, तो उसने सबकी हालत खराब कर दी थी बाद में, है ना, 1975 में। तो अब तक की, मेरी नजर में मैं मानता हूं कि अब तक की जो जिसने सबसे ज्यादा पावर की एक्सरसाइज की है, पावर का यूज किया है, यूज इतना था कि वो मिस यूज तक चला गया, वो इंदिरा, मतलब जितना अभी हम जैसे नरेंद्र मोदी आप देखते हैं, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, ऐसे बहुत टफ डिसीजन लेते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा पावर का एक्सरसाइज इंदिरा गांधी कर चुकी थी बहुत पहले। उस समय की जरूरत के हिसाब से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता है, जो इतने टफ डिसीजन है ना। 65 का युद्ध तो इतना डिसाइड नहीं हो पाया, लेकिन 71 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना घुटने टेकने पर मजबूर हो गई, 92,000 सैनिक, वो इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। कैसे? एक नया देश बना दिया था, कौन सा? बांग्लादेश। ठीक है, ये सब इंदिरा गांधी का। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं, देश की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। महिला प्रधानमंत्री कितनी बनी है भारत में अब तक? एक ही बनी है, वो इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, 1969 में। अब देखो यहाँ पर बड़े बड़े डिसीजन 1969 में, थोड़ा सा इसके पीछे की राजनीति में यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 1969 तक आते आते हमने एक केस पढ़ा था वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी का, है ना। यहाँ पर पावर के लिए लड़ाई हो रही है। पावर, जिन लोगों ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, थोड़े टाइम बाद उन सबकी पावर खत्म हो गई, है ना, वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी। अब यहाँ पर पावर की एक्सरसाइज होने की, इंदिरा गांधी के पास में वास्तव में पावर है कि नहीं। अभी तक लोगों को लग रहा था कि इंदिरा गांधी को हम कंट्रोल कर रहे हैं। 1969 तक आते आते राष्ट्रपति का चुनाव होना था। कांग्रेस 1969 तक आते आते दो हिस्सों में बढ़ गई। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो पावर अपने हाथ में रखे, सब पावर उनके। तो कांग्रेस की तरफ से एक उम्मीदवार खड़े किया गया, नीलम संजीव रेड्डी की, ये राष्ट्रपति होने चाहिए। नीलम संजीव रेड्डी बड़े सीनियर मिनिस्टर थे, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। इंदिरा गांधी को लगा अगर ये राष्ट्रपति बन गए तो बार बार अड़ंगा भी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ पारित तो इनको करना, उस समय तो राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर थी। वो नहीं चाहते थे कि नीलम संजीव रेड्डी बने। उन्होंने अपनी तरफ से एक उम्मीदवार, अपनी तरफ से कैसे, कांग्रेस की तरफ से ऑफिस, जब नीलम संजीव रेड्डी आगे, इंदिरा गांधी भी कांग्रेस, उन्होंने वीवी गिरी को कहा कि आप निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो जाइए। वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए, जो उपराष्ट्रपति थे उस समय। अब देखो, कांग्रेस सत्ता में जीतने का चांस किसका है? नीलम संजीव रेड्डी जीतेगी।
यहाँ पावर का टेस्ट हो रहा है कि असली पावर किसके पास है। वीवी गिरी चुनाव में खड़े होकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए, उनको पता कि इंदिरा गांधी का सपोर्ट है। इंदिरा गांधी के जो भी बड़े इंदिरा गांधी की मंत्री परिषद में, मंत्रियों में, उनकी सत्ता में जो भी बड़े बुजुर्ग थे, अभी तक उनको लग रहा था कि इंदिरा गांधी कंट्रोल में, लेकिन धीरे धीरे पावर खींच रही हो। तो दोनों के बीच में टक्कर हुई। इंदिरा गांधी ने मैक्सिमम सांसदों को अपने पक्ष में कर लिया, और जो चुनाव हुआ कांटे की टक्कर हुई दोनों में। पहली बार में किसी को डिसाइड नहीं हुआ कौन जीतेगा, लेकिन जब दूसरी बार की गणना हुई, विजेता कौन हुए? वीवी गिरी जीत गए। उस समय पता लगा असली पावर किसके पास है। उस समय कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई, कुछ लोग जो मोरारजी देसाई के सपोर्ट में थे, बड़े बुजुर्ग सारे, और जो सारे यंग थे, या फिर जो इंदिरा गांधी। तो यहां से पता चला कि असली कांग्रेस में कंट्रोल किसका है अभी? इंदिरा गांधी। यहां से मोरारजी देसाई, हालांकि मोरारजी देसाई को यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, प्रधानमंत्री तो बने नहीं, वित्त मंत्री उनको बनाया गया। बाद में वित्त मंत्री पद से भी हटा दिया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने में इंदिरा गांधी का योगदान था। मोरारजी देसाई फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए राजी नहीं थे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब करने का मतलब, ये सारे कैसे बैंक थे? पहले प्राइवेट बैंक थे। उन सारे प्राइवेट बैंकों को क्या कर दिया? सबको सरकारी घोषित कर दिया कि कोई प्राइवेट नहीं रहेगा। ये समाजवादी नीतियां हैं। समाज के लिए यहाँ पर करना हम चाह रहे हैं, जनता के बराबर के अवसर सब में मिले। तो जनता में पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती जा रही थी इंदिरा गांधी की। किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी व्यक्ति की पावर का बात है, कितने लोगों का आपको साथ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बहुत पावरफुल है कि जनता का इतना ज्यादा सपोर्ट है कि वो जनता के सपोर्ट पे कुछ भी कर सकते हैं, है ना। 140 करोड़ बार बार कहते हैं, उनका सपोर्ट है यहाँ पर। तो इंदिरा गांधी का सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। फिर 1971 में एक फैसला लिया, जो राजा महाराजा को प्री विपर्स मिलते थे। राजा महाराजा को प्री विपर्स क्या थे? 1947 में जब देश आजाद हुआ तो सबके बीच में समझौता हुआ कि आपको हर साल इतना पैसा मिलेगा। उसको क्या बोलते थे? इंदिरा गांधी कहना था कि अब राजा महाराजा का शासन खत्म हो गया, राजशाही खत्म हो गई, अब लोकतंत्र है, सब कुछ जनता का, इनको एक्स्ट्रा ये सब पैसे क्यों दिए जा रहे? देश की जनता का टैक्स का पैसा बंद करो। उन्होंने बंद कर दिया। बहुत विरोध किया वहां पर, लेकिन फिर भी किसी की नहीं सुनी, प्री विपर्स समाप्त हो गए। फिर ये उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी घटना कौन सी? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 में। वॉर दोनों तरफ से छिड़ गया, इधर पश्चिमी पाकिस्तान, इधर पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान ने विद्रोह कर दिया एक तरह से, और पश्चिमी पाकिस्तान ने सेना उतार दी। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ नहीं, अपने ही देश के खिलाफ। कहां पे? पूर्वी पाकिस्तान में। एक्चुअल में हुआ ये था कि अभी तक आपने देखा होगा कि देखो यहाँ पर इस तरफ ये पाकिस्तान है और एक पाकिस्तान इस तरफ है। तो ऐसा देश बना पाकिस्तान की दो हिस्सों में बटा हुआ, बीच में भारत आ रहा है, आधा पाकिस्तान उधर और आधा पाकिस्तान इधर। तो ये लंबे टाइम तक चलना वैसे भी पॉसिबल नहीं था। अभी तक पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री बन रहे थे वो कहां से बन रहे थे? पश्चिमी पाकिस्तान में। पश्चिमी पाकिस्तान का ही यहाँ डोमिनेंस था। 1971 में पाकिस्तान में चुनाव हुए, पहली बार कोई प्रधानमंत्री यहाँ से बन गए, शेख मुजीबुर रहमान। जो अभी प्रधानमंत्री है पाकिस्तान की, शेख हसीना उनके पिता, हाँ उनके पापा। तो वो प्रधानमंत्री जब वोटिंग हुई थी वो बहुमत में आ गए। ये लोग राजी नहीं थे कि इनको प्रधानमंत्री बनाए। जो बहुमत से जीत कर आया उसको जेल में डाल दिया, शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया। पूरी जनता खड़ी हो गई, क्योंकि ये सारे बंगाली लोग थे, इधर बंगाल में रहे। पश्चिम ये पूर्वी बंगाल था, पश्चिम बंगाल भारत में आ गया, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो इनका कल्चर बिल्कुल अलग है। पहली बार ऐसा हुआ कि इनको सत्ता मिल रही है, लेकिन उसको जेल में डाल दिया गया। तो पूरे इसमें इस रीजन में बहुत विद्रोह हो गया। विद्रोह होते ही इन्होंने सेना भेज के सेना पर अत्याचार, सेना ने वहां के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जो आ रहा है उसको ऐसे मारे। यहाँ लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो कहां पर आना शुरू हो गए? भारत में घुसने। भारत में प्रॉब्लम बढ़ गई। भारत में लाखों की संख्या में शरणार्थी घुस रहे, असम में, बंगाल में, सब जगह। प्रॉब्लम किसकी हो रही है? लड़ रही है आपस में, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट भारत को हो रही है। भारत इसके लिए, इसकी मदद के लिए, शांत कराने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो थे, पाकिस्तान गुट निरपेक्ष के सदस्य नहीं था। पाकिस्तान कहां चला गया? अमेरिका के गुट में चला गया। इंदिरा गांधी उस समय अमेरिका भी गई थी सहायता के लिए कि भाई आप पाकिस्तान को आप संभालिए, लेकिन इंदिरा गांधी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक तरह से ये बताया जाता है, एक तरह से अपमानित करके भेजा था इंदिरा गांधी को वापस। फिर इंदिरा गांधी ने वहां से सोच लिया कि इसका समाधान हमें ही करना है। इन्होंने, जैसे एक आपने मुक्ति वाहिनी सेना के बारे में पढ़ा होगा, एक वहां पर एक सेना बनी। ऐसा माना जाता है मुक्ति वाहिनी सेना जो बांग्लादेश के लोगों ने एक सेना बनी वहां से लोगों लड़ने के लिए, उसको सपोर्ट मिला भारत का। फिर जब इनको लग रहा कि भारत को सपोर्ट मिल रहा है, इन्होंने भारत पर, वहां से तो चल ही रहा था, इन्होंने भारत पर अटैक करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का अटैक भारत पर हो गया। फिर इस तरह से ऑफिशियली भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। और उस युद्ध में भारतीय सेना बहुत बड़े अंतर से और पाकिस्तानी सेना को बड़े बुरी तरीके से हराया। पाकिस्तानी सेना को, जैसे हमने कहा 65 में तो कुछ बनी, पाकिस्तान की सेना को 92,000 सैनिक, 92,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। 92,000 से आप उनके 1971 के जो विजय वाला वो देखना, उनके सारे सैनिक खड़े हैं, अपने हथियार रखते नीचे, घुटनों के बल बैठते हैं और सरेंडर करते हैं। कितने सैनिकों ने? जनरल नियाजी उनके थे, उन्होंने साइन किया और 92,000 सैनिकों ने यहाँ पर सरेंडर किया था भारत के सामने इस युद्ध में। तो बहुत बड़ी विजय थी। एक नया देश बन गया, कौन सा? बांग्लादेश यहाँ पर बन गया। उसके बाद 1972 में एक समझौता हुआ, कौन सा? पहले समझौता कहां पर हुआ था? ताशकंद में, किसी तीसरे देश में।
इस बार पाकिस्तान को यहाँ पर आना समझौता करना पड़ा। उस समय उनके प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, जिनकी बेटी बाद में प्रधानमंत्री बनी थी बेनजीर भुट्टो, और अभी वहां पर बिलावल भुट्टो, इनके दो ही थे हैं। इनका भी वहां पर इस तरह से चल रही है, मतलब माना जाता है कि वो पाकिस्तान के राहुल गांधी है। कौन? बिलावल भुट्टो, मतलब ऐसा तुलना की जाती है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। उसमें बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो, मतलब वहां का इतिहास देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत बड़े प्रधानमंत्री, बड़े परिवार के थे, बड़े प्रधानमंत्री, उनको फांसी दे दी गई बाद में। जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान में फांसी पर लटका दिया गया बाद में। इनके बीच में समझौता हुआ। ये माना जाता है कि जो यहाँ पर हमने इस युद्ध में हमने हासिल किया था, एक तौर पर हमारा अपर हैंड था, जो सेना ने बैटलफील्ड में जीता था वो हमने इस टेबल पे गंवा दिया, ऐसा कई आरोप लगते हैं। मतलब शिमला समझौते हमने पाकिस्तान को जो चीजें थी वापस, हमने बहुत सारा क्षेत्र उनका कब्जा लिया था, है ना। पाकिस्तान के सामने एक शर्त रखी कि आपको दो चीजों में से एक चीज दे सकते हैं, या तो आपके ये 92,000 सैनिक, या ये जमीन वापस ले जाओ। बोले कि जमीन दे दो, ये सैनिक आप रख लो। उनको बोले सैनिकों को तो क्या करेंगे, उन्होंने जमीन वापस मांग ली एक तरह से। मतलब हमने जो जमीन जीती थी, जो जंग में जमीन जीती थी, वो वापस पाकिस्तान को लौटा दी। सिर्फ हमने समझौता किया कि आगे से आपको युद्ध नहीं करोगे, कोई संधि समझौता नहीं तोड़ोगे। उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया, सारी चीजें वापस तोड़ना शुरू कर दिया। हमने जो यहाँ पर हम चाहते थे तो यहाँ पर एक समझौता हम कर सकते थे कि पीओके खाली करो। कई लोग इस पे आते हैं कि भाई पीओके खाली करा सकते थे, हमने पीओके खाली, मतलब आपकी जमीन वापस चाहिए हम दे देंगे, आप हमारी जमीन खाली कर दो। ऐसा माना जाता है कि इस समय वो समझौता हो सकता था, लेकिन हमने बड़ा दिल दिखाया, बड़े भाई की तरह, पिता की तरह, और उनको वापस लौटा दिया कि जाओ यहाँ से, हाँ मौज करो, जी जी लो अपनी जिंदगी। तो यहाँ पर ये समझौता हुआ, शिमला समझौता, और पाकिस्तान के जो जो हमने करी वो वापस लौटा दी। उसके बाद देखो, आप देखो लगातार कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं चल रही जो किसी भी प्रधानमंत्री को बहुत पॉपुलर बना सकता है, बना सकता है ना। हमने एक, यह 1971 में पाकिस्तान को ऑफिशियली हराने की बात हो रही है। यहाँ पर एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसमें प्रधानमंत्री का रुतबा कहाँ बढ़ गया, 56 से 66 इंच का सीना हो गया होगा हर भारतीय नागरिक का। सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक एक छोटे से जगह पर हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक कितना बड़ा मुद्दा बना। वहां पूरा एक ऑफिशियल वार हो रहा है, उस वॉर में वहां के सैनिक घुटने टेक रहे हैं। तो सोचो कि प्रधानमंत्री की पॉपुलरिटी कहां होगी, वो इंदिरा गांधी की पॉपुलरिटी थी उस समय, ठीक है। उसके बाद 18 मई 1974 में एक और बहुत बड़ी घटना, जैसे अभी चंद्रयान, चंद्रयान उस समय आज की तुलना में, उसकी तुलना में देखे तो बहुत छोटी घटना, 74 वाली घटना बहुत बड़ी थी, जब देश को एक ऑफिशियली परमाणु परीक्षण वहां पर हुआ। भारत के द्वारा पहली बार पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, और वो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, पोखरण राजस्थान में। बाकी दूसरी जगह तो होना संभव ही नहीं है ना, एक बड़ा लैंड चाहिए उसके लिए, आसपास खाली क्षेत्र चाहिए, तो पोखरण में हमने इसको चूज किया। इसको कोड नेम क्या दिया गया वो याद रख लेना, क्या नाम दिया, स्माइलिंग बुद्धा। हम परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं, लेकिन नाम क्या दे रहे हैं, स्माइलिंग बुद्धा। इसमें भी हम दुनिया को मैसेज दे रहे हैं। स्माइलिंग बुद्धा वास्तव में किसका प्रतीक होता है, बुद्धा, बुद्ध हमेशा शांति के प्रतीक माना जाता है, किसके, शांति के। हम यहां पर भी मैसेज दे रहे हैं कि हमारा परमाणु परीक्षण दुनिया को डराने धमकाने के लिए नहीं है, किसके लिए है, शांति की स्थापना के लिए है। शांति, परमाणु से शांति की स्थापना कैसे होगी, डर, शांति बनाए रखने के लिए डर भी जरूरी है। अगर डर नहीं होगा ना तो जो बदमाश टाइप के लोग हैं वो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन है ना, शांति स्थापित करने के लिए भी पावर का होना जरूरी है। बिना पावर के कोई शांति की बात भी नहीं कर सकता है। तो शांति स्थापित, हमारा जो परमाणु परीक्षण है, हमारी जो पावर है वो शांति स्थापित करने के लिए है, ताकि जो सीमा पार जो बदमाश लोग हैं वो कुछ नहीं दिखा सके। अगर हमारे पास पावर नहीं है तो हम किसको क्या रोक पाएंगे, इसके लिए जरूरी था। हमने यहां पर भी ये मैसेज दिया कि हमारा परमाणु परीक्षण किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं, किसके लिए है, सिर्फ शांति की स्थापना के लिए। एक डिसीजन जो इंदिरा गांधी की छवि को धूमिल करता है, बाकी उनके सारे डिसीजन देखिए, उनके सारे काम दे दीजिए, वो पॉपुलरिटी के शिखर पर थी। लेकिन इस एक घटना ने, कौन सी, 25 जून 1975, है ना, उसके पीछे भी एक बड़ी राजनीतिक घटना थी। 1971 में चुनाव हुआ था, इंदिरा गांधी पर आरोप लगा था कि इन्होंने चुनाव गलत तरीके से जीता है। उनके खिलाफ हाई कोर्ट में मामला गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1975 में आकर 12 जून 1975 के आसपास डिसीजन दिया कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता, इनको पद से हटाया जाए। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री, उनको पद से हटाने का आदेश जारी हो गया, और ये कहते हैं 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि उनके खिलाफ फैसला आ गया था। ये साबित हो गया था कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, लेकिन 1972 तक युद्ध होने के बाद इन्फ्लेशन बढ़ना, ये सारी चीजें भी होती रही, इनके खिलाफ देश में माहौल भी बनता रहा। जयप्रकाश नारायण उस समय संपूर्ण क्रांति के नारा, और बहुत बड़ा माहौल, आंदोलन भी चल रहा था इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो देश में बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था, इनके खिलाफ माहौल बन रहा था। उनको कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं आया, इन्होंने देश में 25 जून को घोषणा कर दी, किसकी, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर दी। तो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लग गया। वैसे सही ये होना चाहिए 26 जून से, यहाँ पर बार बार 25 जून आ रहा है, इसको 26 जून कर देना। 25 जून को तो क्या हुआ, घोषणा हुई थी। 26 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक
21 महीने तक ये आपातकाल की अवधि चली। इसी आपातकाल की अवधि के दौरान क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन में क्या, इसको बहुत बड़ा संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? इतने संविधान संशोधन हुए कि पूरा एक नया संविधान ही बन गया, तो अपना आप एक छोटा संविधान की संज्ञा दी जाती है, लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है इस 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कई लोग इसको इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये इंदिरा गांधी का संविधान था, उस समय नारा ये चलता था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, मतलब इंडिया का मतलब इंदिरा ही है।